Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the literary criticism topic, New Criticism. New Criticism is basically the sub-branch of Russian formalism in 1910, and it was coined by the by coined by as early as in 1910. अब इसको न्यू क्रिटिसिज्म को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं, इसका मोटो और इसका स्लोगन ये होगा, टेक्स्ट एंड द टेक्स्ट ओनली अप्रोच। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ना है और कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट लेना है और आपने इसको रीड आउट करके इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, हम यहाँ सारा कुछ जो डिस्कस करेंगे वो पोइट्री के हवाले से करेंगे। पोइट्री के टेक्स्ट को लेंगे, उस पोइट्री के टेक्स्ट को एनालिसिस कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस कैसे करना है, उस पर अप्लाई कैसे करना है, और इसी तरीके से क्या क्या मेथड हम यूज़ करेंगे और हमें किन किन बातों को मद्देनज़र रखना है टेक्स्ट का एनालिसिस करते हुए। इसमें मुख्तलिफ जो लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की, उनमें जॉन क्रू रैनसम था, रानी वैलिक था, विलियम के विंजेट था, मॉनरे बिट्सले था, विलियम एम्सन था, आर पी ब्लैकमर था, आई ए रिचर्ड एंड क्लीन बूथ। अब वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखें कि न्यू क्रिटिसिज्म का जो आइडिया था वो बेस कर रहा है टी एस एलियट के कॉन्सेप्ट पर। टी एस एलियट का कॉन्सेप्ट ये था कि वो डिफाइन करता है पोइट्री को, वो खुद वो एक क्रिटिक की हैसियत से क्रिटिसिज्म की करता है और कहता है कि पोइट्री इज एन एस्केप फ्रॉम द इमोशन। इसी बेस पर वो सारा जो है न्यू क्रिटिसिज्म जो जितना भी वर्कआउट इन सारे विल्सन ने, रिचर्ड ने, क्लीन ब्रूथ ने, इन सब ने उसी बेस पर चीज़ों को लिया। और इसी तरह सिर्फ टी एस एलियट का नहीं, इसके अलावा एस टी कॉलरिज के भी आइडियाज इसमें पोइट्री के हवाले से उन्होंने ड्राइव किए और अपना जो थेरी थी उसको ड्राइव करने में इन ग्रेट राइटर्स जो थे, मॉडर्न राइटर में टी एस एलियट और जो रोमांटिक राइटर एस टी कॉलेज है उसके कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को उन्होंने लिया। पोम क्या है, पोइट्री क्या है। अब 1930 और 1960 का वो टाइम पीरियड जब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में ये तालीम दी जाने लगी कि कैसे हमने पोइट्री को अंडरस्टैंड कैसे करना है, अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट की जाए। उस टाइम के अंदर 1938 में एक बुक लिखी गई जिसका नाम था एन एंथियोलॉजी फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। अब सारी न्यू क्रिटिसिज्म बेस कर रहा है टी एस एलियट के कॉन्सेप्ट पर कि पोइट्री इज एन एस्केप फ्रॉम द इमोशन। इनमें सबसे पहले जिसका काम आता है, जिसकी प्रैक्टिकल अप्रोच अडॉप्ट की जाती है, वो आई ए रिचर्ड है। आई ए रिचर्ड कहता है किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को आप लेते हैं, लेने के बाद आप कोई भी टेक्स्ट लेते हैं और लेने के बाद आप जो भी रीडर एनालिसिस कर रहा होता है वो दो टाइप्स के रीडर होते हैं। एक वो रीडर होता है, गुड रीडर होता है, और एक बैड रीडर होता है। हमेशा याद रखें, गुड रीडर है और बैड रीडर है। और गुड रीडर वो होता है जो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस कर रहा होता है किसी भी पोम को कोई मीनिंग ड्राइव करने के लिए। इसी तरीके से क्रिटिक और क्रिटिसिज्म के बारे में वो कहता है हमेशा याद रखें कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेट हैज़ बीन बोरेड फ्रॉम द एलियट, कि हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव जो हमने चीज़ें अचीव करनी थी वो टी एस एलियट के कॉन्सेप्ट से की थी, पोइट्री इज एन एस्केप फ्रॉम द इमोशन। लेकिन आई ए रिचर्ड एक और कॉन्सेप्ट है कि हमेशा याद रखें जब भी लिटरेरी टेक्स्ट को लें तो इसका क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट करें। कोई भी आप ले लें टेक्स्ट और उसकी रीडिंग करें। आपने गलती से भी ना ही ऑथर की इंटेंशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और ना ही जो रीडर खुद पढ़ रहा है उसने अपनी इंटरप्रिटेशन उसमें क्रिएट करनी है। वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है, फ्रेजेस को अंडरस्टैंड करना है और उसकी एक एक चीज़ का स्ट्रक्चर को देखना है। उसमें पैराडॉक्स क्या है, आयरनी क्या है, एम्बिग्विटी क्या है, रिदम क्या है, राइम क्या है, और इसी तरीके एलिट्रेशंस क्या है, इमेजरी का इस्तेमाल क्या है, इमेजेस के आपस में रिलेशनशिप्स क्या है, इमेजेस फिर इंटरलिंक्ड कैसे करना है चीज़ों को, सिंबल्स क्या इस्तेमाल किए हुए, क्वांटिटेटिव मीनिंग क्या है, डिक्शन क्या है, और इसी तरह सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके तो फिर आप कह सकते हैं ही इज़ अ गुड रीडर। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आप देखते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है मुख्तलिफ राइटर्स जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन की। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो जो कि अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि क्या मीनिंग है हर्सी ऑफ पैराफ्रेजिंग बाय द क्लीन ब्रूथ। अब जो क्लीन ब्रूथ के हवाले से और इफेक्टिव इंटेंशन फैलेसी बाय विलियम विमसेट ने और मॉनरे बिट्सले ने प्रपोज की, इसी तरह प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बाय आई ए रिचर्ड्स और जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री एंड द ऑब्जेक्टिव क्रिएट किया, कोरिलेट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो टी एस एलियट से लिया गया। अब वो कहता है कि स्टडी ऑफ द इमेजिनेटिव लिटरेचर इज वैल्यूएबल। इमेजिनेटिव लिटरेचर क्या है? इमेजिनेटिव लिटरेचर वो होता है, पोइट्री होती है। पोइट्री कैसे क्रिएट की जाती है
क्योंकि आपको रोमांटिक पोइट्स अगर याद हो तो रोमांटिक पोइट्स क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं इमेजिनेशन पावर ही तो यूज़ करता है कोई पोइट और पोइट्री क्रिएट करता है। तो इसलिए यहाँ पे वो कहते हैं द स्टडी ऑफ इमेजिनेटिव लिटरेचर इज़ वैल्यूएबल, द स्टडी ऑफ लिटरेरी वर्क मीन टू हैव एस्टेब्लिश एस्थेटिक एक्सपीरियंस। अब क्या होना है कि कोई भी पोम आपके सामने आ रही है तो रीड आउट करने के बाद रीडर को इससे एस्थेटिक प्लेयर मिलना चाहिए, एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, कि उसको रिलैक्सेशन या हैप्पीनेस फील होनी चाहिए उसको रीड आउट करने। वो जो पोम है वो सिंपथी रखती है अपने रीडर के लिए, समथिंग लाइक दैट। इसी तरह जो ट्रुथ डिस्कवर्ड होते हैं एस्थेटिक के जरिए, जो आपके सेंसेस के जरिए जो आप डिराइव कर रहे होते हैं, जैसे सेंचुअसनेस ले रहे हैं या फिर आप नेगेटिव कैपेबिलिटी जैसे ग्रेट थिंग्स, जैसे जॉन किट्स को अगर आप देखें, जहन में रखें तो आपको कि वो एस्थेटिक सेंस को बहुत ज़्यादा वो लेता था अपनी जो पोइट्री के अंदर, उसके सेंसेस को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता था। सेंसेस साइड प्लेयर और हेयरिंग और मुख्तलिफ साउंड्स के जो 6 सेंसेस हैं उनको इस्तेमाल करता था। तो वो कहता है कि द ट्रूथ, उसी वक्त आप किसी भी चीज़ की पोइट्री को, ट्रूथ को डिस्कवर तभी कर सकते हैं जब आप एस्थेटिक सेंस को अपनी यूज़ करें। और एक बात याद रखें, एस्थेटिक सेंस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रूथ अचीव थ्रू द साइंस। क्योंकि साइंस के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आती है, आप उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप जो है उस स्टेटमेंट को एज अ लेबॉर्ट्री में लेके जाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, एविडेंस के इसको एक्सेप्ट करना है नहीं एक्सेप्ट करना, और एक लॉन्ग लेंथी प्रोसेस हो जाता है और एट दैट कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वो कहता है कि पोइट्री क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो इमेजिनेटिव लिटरेचर है, इसलिए एस्थेटिक जो होता है इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द साइंस। Aesthetic truth is quite different from and distinguished from the truth achieved through the science. इसके बाद अगर हम जाएं इसी को फर्दर इसकी एजम्पशन को रीड आउट करें तो वो कहते हैं कि अगर आपने पोइट्री को की इंटरप्रिटेशन, उसके लिटरेरी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना है तो ज़रूरी है कि आप इसके इंट्रांसिक पोइटिक एनालिसिस करें। इंट्रांसिक पोइटिक एनालिसिस क्या चीज़ है? इंट्रांसिक के पोइट्री कोई भी जो पोइट क्रिएट कर रहा होता है उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं पोइट्री के, जिसमें आप कह सकते हैं समटाइम आप एक बॉडी है, उसके डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन आपस में मिलता है और उसके बाद एक बॉडी जो है परफॉर्म कर रही होती है। सिमिलरली सेम पोम के अंदर भी आपको देखना पड़ता है, मुख्तलिफ जो वर्ड्स यूज होते हैं, मुख्तलिफ जो फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप चेक किया जाता है। अब यहाँ पे 2 टर्म्स वो यहाँ यूज़ करता है। ऑन्टोलॉजी आपने देखनी है पोम की, स्टेटस। ऑन्टोलॉजी में क्या होता है, नेचर ऑफ पोम को अंडरस्टैंड करना है, उसकी जो है कॉन्सेप्ट क्या है, उस पोम को जब रीड आउट करने के बाद उनकी कैटेगरीज क्या है, और कॉन्सेप्ट और कैटेगरीज का आपस में रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि पोएम इज़ बीइंग इन इट सेल्फ, के उसका जो पोएम, कोई भी पोम आप लेते हैं इसका मीनिंग इसके अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसलिए तो वो कहता है इफेक्टिव और इंटेंशन फैलेसी को आप सेट असाइड कर दें। ना ऑथर अपनी इंटेंशन फैलेसी लेके आए, ना वो रीडर लेके आए, बल्कि पोम के जो अपने मीनिंग, वो इंटेंशनल मीनिंग है, उसको ड्राइव करने की कोशिश करें। विलियम के विमजेट था और मॉनरे बिट्सले था कॉइन द टर्म इंटेंशन फैलेसी। ये वो दोनों लोग थे जिन्होंने मिलकर इंटेंशन फैलेसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने कहा कि ये ऑथर इंटेंशन को आप सेट असाइड करें। आपने कभी भी रीडर ने लिटरेरी टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन करते हुए ऑथर की इंटेंशन, उसके मोटिव को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। दे बिलीव इन द इंट्रांसिक पोइटिक एनालिसिस। और इसके अलावा एक और तरीकाकार ये है कि एटमोलॉजिकल ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड इज सिग्निफिकेंट। आप कोई भी वर्ड पकड़ें, उसका ओरिजिन फाइंड आउट करें, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल एक्वा कोई वर्ड है आपका, तो एक्वा करने के लिए आपको देखें ये एक्वा वर्ड कहाँ से निकले, ये ग्रीक वर्ड है, रोमन वर्ड है, फिर इसका ओरिजिन देखें, इसकी डेवलपमेंट ऑफ वर्ड देखें, तो एक्वा का मीनिंग वाटर है। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड के ओरिजिन, उसकी डेवलपमेंट और इसकी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तभी आप उस पोम को सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और उन्होंने ये कहा, और दे आल्सो अंडरमाइन द रीडर्स इमोशनल रिस्पॉन्स टू द पोम। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, हम किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं और इमोशनली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आंसू बहा रहे हैं, हमें ऐसा लग कैथारसिस होना स्टार्ट हो जाता है,
और फिर हमें ऐसे लग रहा है वो पोम जो है हमसे सिंपैथी कर रही है। फिर क्या होता है, हम अपने जो हमारे जहन में, हमारे माइंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं, हमारी इमोशनल स्टेट होती है, उसके मुताबिक उस पोम का मीनिंग ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं दिस इज़ रॉन्ग, आपको ऐसा नहीं करना लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर। इससे उसने इफेक्टिव फैलेसी का नाम दिया, द पोइट इज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ कंटेंट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। कहते हैं एक बात याद रखें, जो पोइट होता है हमेशा उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उन सब को अपनी लाइफ, अपनी सोसाइटी, इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट में होता है उसको ऑर्गेनाइज करके उस कंटेंट को इकट्ठा करना होता है। एक बात याद रखें, जैसे कि एसटी कॉलेज के क्रिटिसिज्म में उसने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया था पोम का, पोइट्री का। जिस तरह वो कहता है पोम जो है इज बेसिकली इज एन ऑर्गेनिक यूनिट। ऑर्गेनिक यूनिट का मतलब होता है वो नेचुरली डेवलप्ड होती है। उसके नज़दीक वो जो पोम होती है, पोइट्री होती है, इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है। और यूनिटी आप कैसे अचीव करते हैं, किसी भी एसटी कॉलेज कहते हैं कि यूनिटी आप तब अचीव कर सकते हैं जब आप मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर हार्मोनाइज्ड इफेक्ट क्रिएट करें। बहुत से कॉन्फ्लिक्टिव आइडियाज़ को, जो कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ हैं, जिसे पैराडॉक्स कहा जाता है, ठीक है, इन सब को इस तरीके से पोम के अंदर डेवलप किया जाता है कि वो एक पोम का हिस्सा, एक रिदम और एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। जैसा कि टेड ह्यूज की दूसरी अगर मैं पोम की बात करूँ, दैट मॉर्निंग, जिसमें वो सैल्मन फिशेस की बात करता है, डिवाइन साइट की बात करता है, गोल्डन, फिर एकदम से गोल्डन बेयर अपीयर होते हैं और वो ब्रूटैलिटी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। तो वो दो पैराडॉक्स आइडियाज़ को लेके आ रहे हैं, एक वो डिवाइन फोर्स और पीस, कामनेस, और दूसरी तरफ जो है ब्रूटैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो कि एनिमल्स वाइटैलिटी को दिखा रहा है। तो बेसिकली ये दो पैराडॉक्स आइडियाज़ को आपस में वो साथ साथ लेके जा रहा है, उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो एसटी कॉलेज यही कहता है ब्यूटी ये है पोइट की कि उसने हार्मोनाइज्ड करना है, हर चीज़ को बैलेंस्ड कर देना है, इकट्ठा कर देना, इवन के पैराडॉक्स आइडियाज़ को भी और आयरनी। ऑल्दो के सामने जो सिचुएशन या स्टेटमेंट ऐसी है कि इससे आप कोई मतलब कह सकते हैं आप कोई कॉमिक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उस पोम के अंदर कोई मज़े की बात क्रिएट कर रहे हैं, तो चीज़ फिर अचानक ही आप एक सीरियस एक नसीहत करना चाह रहे हैं, एडवाइस देना चाह रहे हैं, क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं, तो आप आयरनी का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह एम्बिग्विटी को यूज़ करेंगे, और एम्बिग्विटी जो होती है जिसमें ऐसा वर्ड या फ्रेज जिसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, एक वर्ड नहीं कि एक मीनिंग नहीं, उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रात के अंधेरे में जो टेड ह्यूज द थॉट फॉक्स के अंदर वो कहता है कि जो ग्रीन आइज जो है अपीयर होती हैं। अब ग्रीन आइज ये भी हो सकता है कि फॉक्स अपीयर हुई है, और ग्रीन आइज ये भी टर्म हम ले सकते हैं, ग्रीन आइज इज द सिंबल ऑफ फर्टेलिटी। उसकी जो इमेजिनेटिव पावर है उसने वर्कआउट कर दिया, अब उसे एक आइडिया जो है पोम का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसे अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि अब जो न्यू क्रिटिसिज्म वाले हैं वो ये लोग ये कहते हैं हमेशा एक बात याद रखें कि फॉर्म और कंटेंट जो हैं दे आर इंसेपरेबल। जबकि पीछे हमने पढ़ा था कि जो फॉर्म था उसको प्रायोरिटी थी, वो सुपीरियर था कंटेंट पर। ऑथर पे भी ऑथर की जो थी उस पर भी ऑथर की इंटेंशन पे भी वो जो था सुपीरियर था, और इसी तरह वो कंटेंट पे भी। लेकिन यहाँ पे जो न्यू क्रिटिसिज्म वो कहते हैं कि दोनों को आपने साथ लेके चलना है, फॉर्म को भी और जो उसका कंटेंट है, उसका मटेरियल है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्लीन ब्रूक की। क्लीन ब्रूक ने कॉन्सेप्ट दिया हर्सी और पैराफ्रेजिंग। वो कहते हैं जब लिटरेरी टेक्स्ट को लेते हैं, अब पैराफ्रेजिंग का मीनिंग तो ये होता है, आप नॉर्मली क्या करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लेते हैं और उसको रीस्टेटमेंट करते हैं, मीनिंग सेम रखते हैं और उसका जो वर्डिंग को चेंज कर देते हैं, वर्डिंग को चेंज करने के बाद एक पैराफ्रेजिंग क्रिएट हो जाती है। लेकिन हर्सी और पैराफ्रेजिंग बाद क्लीन ब्रूक कहता है कि कैसे आप कर सकते हैं। कहता है ऐसे नहीं करना। वो कहता है कि हमेशा पोम का आपने एनालिसिस करना है, और इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया दिस एंड दैट। कहता है नहीं, आपने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पोम के अंदर देखनी है, एक उसकी हार्मोनाइज टेंशन और दूसरी रिजॉल्व है। अब हार्मोनाइज टेंशंस क्या चीज़ होती है? हार्मोनाइज टेंशंस होता है किसी भी पोम का जब एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब उसकी पैराफ्रेजिंग करनी है। हार्मोनाइज टेंशंस का मतलब होते हैं पोइटिक जो एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आपकी इमेजरी आ जाती है, कॉनोटेटिव मीनिंग हो जाते हैं, और इंटेंशनल लैंग्वेज होती है, रिदम होते हैं, एलिट्रेशन होती है, एसोनेंस हो जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर हो जाता है। और इसी तरह ये सारे के सारे जो हैं, ये चीज़ें जो सारी मिलकर जो कॉनोटेटिव और मीनिंग और ये सारे लेटरल मीनिंग
जो भी हैं सारे मिलकर बेसिकली टेंशन पोम के अंदर क्रिएट कहता है कि पैराफ्रेजिंग का मतलब ये है कि आपने देखना है कि पोम किन किन पोइटिक एलिमेंट से मिलकर बनी है, ठीक है। वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है, फ्रेजेस को, स्टेटमेंट्स को, हर चीज को देखना है, और उसके साथ साथ आपने हार्मोनाइज टेंशंस को भी देखना है। दूसरी चीज वो कहता है पोम के अंदर रिजॉल्व स्ट्रेसेस का होना, उसको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि पोम के अंदर ये दोनों चीजें होंगी, हार्मोनाइज टेंशन और रिजॉल्व स्ट्रेस। रिजॉल्व स्ट्रेस में क्या चीजें आती हैं? रिजॉल्व स्ट्रेस का मतलब होता है कि इसमें पोइटिक रिदम को आपने चेक करना है, आपने ये देखना है कि इसके अंदर ऐसा होता है कि कुछ सेलिबल्स होते हैं जिन पर आप स्ट्रेस कर रहे होते हैं, कुछ पे नहीं कर रहे होते। तो रिजॉल्व स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि किन सेलिबल्स पर आप स्ट्रेस कर रहे हो और किन पर नहीं। तो दो चीज़ें की ग्रोथ की इंपॉर्टेंट है कि आपने पोम में देखनी है, एक हार्मोनाइज टेंशन पोइटिक एलिमेंट्स को, ठीक है, और दूसरा रिजॉल्व स्ट्रेस को, जो स्ट्रेस सेलिबल्स हैं उनको। उसके बाद वो बात करें मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के हवाले से आपको एक बात बताऊं कि जब आपने किस तरीके से इसको मेथड क्या है, आपने डिक्शन को सबसे पहले देखना है कि न्यू क्रिटिसिज्म करते हुए लिटरेचर सामने रखना है और उसमें उसके कॉनोटेटिव और डिनोटेटिव जो मीनिंग्स हैं उनको ड्राइव करना है। डिक्शन मीन होता है उसमें वर्ड और फ्रेज को चेक करना है, ठीक है, उसका राइटर जो है, जो पोइट है, वो क्या मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको लिटरल मीनिंग, जो छुप सामने मीनिंग है उनको भी, और एक जो हिडन, दो दो टाइप्स के मीनिंग होते हैं, कॉनोटेटिव और डिनोटेटिव मीनिंग। कॉनोटेटिव होते हैं जो लिटरल मीनिंग होते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग, और डिनोटेटिव मीनिंग होते हैं जो छुपे हुए मीनिंग। आपने इन दोनों मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है, वर्ड्स को, फ्रेजेस को। इसी तरह पोम, वो कहता है कि पोम जो होती है इज ड्राइव फ्रॉम द ऑस्कुलेटिंग टेंशन एंड टेंशन। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ टेंशन क्या चीज़ें होती हैं, जो पोइटिक एलिमेंट्स होते हैं वो, और जो पैराडॉक्स आइडियाज होते हैं, इन सब से मिलकर बनी होती है पोम। तो वो कहता है कि आपने इन सब को आर ब्रॉट टू द सर्फस बाय द डिक्शन। आपने वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, वर्ड्स और फ्रेजेस के थ्रू आपने इंटेंट पोइटिक एलिमेंट्स को भी, और जो स्ट्रेस सेलिबल्स, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आप पैराफ्रेजिंग करके तो दैट्स इट रीस्टेटमेंट कर देते। आपने पोइटिक एलिमेंट, इमेजरी, इंटेंशन, लैंग्वेज को, सब्जेक्ट मैटर को, एल्यूजन्स को, एलिट्रेशन को, आइसोनेंस, इन सब चीज़ों को देखना है, और कॉनोटेटिव, डिनोटेटिव मीनिंग्स, इन सब को इकट्ठा करना है। पोइटिक एलिमेंट ये सारी की सारी क्या है, टेंशंस, इन हार्मोनाइज टेंशंस, इन सब को भी देखना है। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है पैराडॉक्स आइडियाज क्या है, इन सब को सरफेस पे लेके आना है, किसके थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, फ्रेजेस के थ्रू, और फिर स्टेटमेंट बननी है। फॉर द ब्रूक द डिस्कोर्स ऑफ पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। वो कहता है कि बेसिकली ब्रूक जो था वो डिफाइन ही पोइट्री को यही करता था कि पोइट्री का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज होते हैं, ऐसे आइडियाज जो कभी एक जैसे नहीं हो सकते, टू ऑपोजिट आइडियाज हो सकते हैं। इसी तरह जो आयरनी होती है, अब वो कहता है आयरनी क्या चीज़ होती है। न्यू क्रिटिसिज्म के मुताबिक न्यू क्रिटिसिज्म के जितने भी क्रिटिक्स थे वो क्या कहते थे कि आयरनी होती है वो पोइट्स की एबिलिटी होती है कि किस तरीके से सिचुएशन में किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है और कंपेटिबिलिटी क्रिएट करता है उस सिचुएशन के साथ, ठीक है, उस स्टेटमेंट के साथ। अब वो बताता है स्टेप फॉर द न्यू क्रिटिक्स के क्या स्टेप्स उन्होंने लिए कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे और अपना रिजल्ट गेट करेंगे। अब यहाँ पे वो कहता है सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि आपने जितने भी एग्जामिन करना है इसके अंदर वर्ड फ्रेजेस को, कॉनोटेटिव मीनिंग को देखना है, डिनोटेटिव मीनिंग को देखना है, एटमोलॉजिकल मीनिंग क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, इसकी डेवलपमेंट क्या है हर वर्ड की। फिर आपने क्या करना है, स्टाइलिस्टिक फीचर्स को देखना है। स्टाइलिस्टिक फीचर्स में आपके आ जाते हैं अलूजन्स का इस्तेमाल, जिसमें बिब्लिकल रेफरेंसेस भी आ सकते हैं या ग्रीक मिथ्स का इस्तेमाल आ सकता है, ठीक है। और इसी तरह जब अब अलूजन्स को कंटिन्यू करते हैं तो जैसे एक पोम हैज़रा पॉन्ड की अ गर्ल है, वो बेस करती है ग्रीक मिथ पे। निम्फ जो होती है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक मैथोलॉजी को, किस तरीके से क्यूपिड और जो एरिस के दरमियान कन्वर्सेशन होती है, फाइट होती है, और फिर उसके बाद जो क्यूपिड होता है उसे जो है गोल्डन एरो जो होता है वो चलाता है उस पर, उसे जो है लव का ये एरो होता है, एक लेड का था और एक गोल्डन एरो था। तो जो गोल्डन एरो होता है वो लव का जब लगता है उसे ईरस को, तो वो निम्फ की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। तो और जो निम्फ होती है
बेसिकली शी वांटेड टू गेट रिड फ्रॉम द इरस लव। तो वो बेसिकली अ गर्ल नेम की जो पूरी स्टोरी है वो ग्रीक मिथ पे बेस करती है। इसी तरह हम न्यू क्रिटिसिज्म वाले कहते हैं कि जब आप किसी की पोम की इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके लिटरेरी टेक्स्ट को एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो आपको अलूजन्स की ओरिजिन को देखना पड़ेगा, उसकी डेवलपमेंट को देखना पड़ेगा, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है और इसके क्या पीछे बैकग्राउंड है। आपको उसका प्राइमरी सोर्स और इसका टेक्स्ट को इसको जो है रीड आउट करना पड़ेगा। देन यू वुड बी एबल टू इंटरप्रेट द लिटरेरी टेक्स्ट। और इसी तरह जब वो आप डिवाइसेस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहा है, तो वो कहता है कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि सिर्फ और सिर्फ जो है मुख्तलिफ सिम्बल्स मौजूद हैं। सिम्बल्स पहले आपने सारे फाइंड आउट करने हैं पोम के अंदर लिटरेरी टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल द थॉट फॉक्स है, जो टेड ह्यूज है, अपने सिम्बलिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। जो मॉडर्न पोइट्स होते थे वो ज़्यादातर सिम्बल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जो थे मिथ्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो ऐसा है कि जब आप उनकी जो पोम है द थॉट फॉक्स आप देखें तो उसमें जो है आई का आपने देख रहे हैं सिंबल, तो आपने देखें आई ग्रीन फर्टेलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जो फॉक्स है वो मैथोलॉजी के अंदर एक स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी स्पिरिट जो कि गाइड करती है ह्यूमन बींग्स को। तो पोइट जो है उसको फॉक्स को एनिमल को सिंबल के तौर पर यूज़ कर रहा है। किस लिए? क्योंकि जो टेड ह्यूज थे उनका बैकग्राउंड जो था वो बहुत ज़्यादा उनकी ग्रिप सिंबलिज्म पे थी, मैथोलॉजी पर थी, मिथिज़म पर थी और इसी तरह शमनिज़म पर थी। तो ये तीन ऐसी चीज़ें थी जिससे आपने उस राइटर की जो था उसका जो उसने जो पोइट्री क्रिएट किया उससे हेल्प आउट होती है कि आप अंडरस्टैंड करें। फिर आप उसके ओरिजिन को फाइंड आउट किया कि जो है वो उसने फॉक्स को क्यों सिलेक्ट किया, वो किस चीज़ का सिंबल है। क्योंकि मुख्तलिफ जो रिलीजन्स के अंदर जो फॉक्स होता है, जैसे साउथ कोरियन कल्चर के अंदर सेवन टेल फॉक्स जो है वो एज अ स्पिरिट के तौर पर एक गाइडलाइन के तौर पर यूज़ की जाती है, वो उसे यूज़ करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तभी आप उस लिटरेरी टेक्स्ट के जो है कॉनोटेटिव और जो आप कह सकते हैं हिडन मीनिंग है उसको ड्राइव कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपने सिंबल्स के अलावा आपने जो है मुख्तलिफ इमेजरी जो इस्तेमाल कर रहा है पोइट उसको भी देखना है। इमेजरी इंडोर है, आउटडोर है, विजुअल इमेजरी है, ऑडिटरी इमेजरी है, इनका और मुख्तलिफ इमेजेस जो इस्तेमाल कर रहा है उनको आपस में लिंक फाइंड आउट करना है और इंटरकनेक्टिविटी को चेक करना होता है। कैटेगरीज क्या है, इंटर कैटेगरीज क्या है, और इसी तरीके से आप इमेजेस और सिंबल के दरमियान भी आपने रिलेशनशिप को देखना होता है। तो देन यू वुड बी एबल टू आंसर अबाउट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, कि किस तरीके से लिटरेरी टेक्स्ट को पोइटिक जो टेक्स्ट जो है पोइटिक एलिमेंट्स हैं किस तरीके से आपको उसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि इन लोगों के नज़दीक न्यू क्रिटिक्स जो कहते थे कि आपको ना ऑथर की इंटेंशन को देखना है ना रीडर की इंटेंशन को देखना है। आपने बेसिकली पोम के जो मीनिंग है उसको फाइंड आउट करने हैं, और पोम के जो मीनिंग होते हैं वो एक ही होते हैं, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप इन सारी चीज़ों पर ग्रिप रखते हो। इसके अलावा आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है। स्ट्रक्चर एनालिसिस पैटर्न में ये होता है हम मुख्तलिफ जो वो स्ट्रक्चर के लिए कोई पोइट जो है यूज़ कर रहा है, टेक्निकल डिवाइसेस यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल रिदम का इस्तेमाल करता है, राइम का इस्तेमाल, या मीट्रिकल पैटर्न होते हैं, एम्बिक मीटर, ब्लैंक वर्ड्स, जैसे जो था जो टेड ह्यूज था वो कोटरेन स्टाइल यूज़ कर रहा है द थॉट फॉक्स के अंदर। आपने इसको देखना है। फिर उसकी लैंग्वेज कैसे, इमोटिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर, टोनल डिवाइसेस कैसे इस्तेमाल कर रहा है, सिंटैक्टिक है किस किस्म के सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है, वर्ड्स का कैसे इस्तेमाल। क्योंकि द थॉट फॉक्स में देखें तो टेड ह्यूज ने हर एक वर्ड एक ख़ास सिंबल से आइडेंटिफाई करवाया। ये फॉक्स सेलेक्ट किया तो इसलिए इंटेलिजेंट है, और ये उसकी मीनिंग होता है क्लेवर एनिमल के तौर पर। तो इसी तरीके से वो सारी चीज़ों को ग्रीन कलर को एक ख़ास ग्रीन कलर का जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा है तो किस लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप इनके सेंटेंसेस सिंटैक्टिक कैटेगरीज ऑफ द वर्ड्स को भी अंडरस्टैंड करें, क्लोजेस को भी अंडरस्टैंड करें। तो देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पैटर्न साउंड क्या है और रिदम इन द पोइट्री क्या है। और इस तरीके से आप डिटरमिन कर सकते हैं कि हाउ दीज पैटर्न्स आर इंटर रिलेटेड। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहे पोम हो चाहे नोवेल हो, दोनों में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी टोन को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल एक नॉवल ही को लेते हैं,
वर्जीनिया वुल्फ की जो है टू द लाइट हाउस को देख रहे हैं, तो हमने उसकी सेटिंग को देखना है, सेटिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड, 3 पार्ट्स में, विंडो पार्ट में है, टू द लाइट हाउस में है, तो मुख्तलिफ पार्ट्स में हम उसकी चेकिंग करनी है। उसके अलावा आपने उसके थीम्स देखने हैं, मुख्तलिफ थीम्स क्या हैं, फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहा है या फिर वो उस टाइम के जो राइटर्स हैं उनके नरेटिव स्टाइल को, अब जैसे वर्जीनिया वुल्फ जो है वो यूज़ करती है टू द लाइट हाउस में, जो नरेटिव टेक्निक है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल कर रही है। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा पैरोडी को देखने की ज़रूरत है, इसमें पैरोडी किस किस्म की इस्तेमाल की है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखती हूँ टी.एस. एलियट की पोम द वेस्टलैंड को ले रही हूँ, तो मैंने उसकी जो इनिशियल लाइन्स है वो चौसर की जो लाइन की पैरोडी है, ठीक है। इंटरटेक्चुअलिटी का एलिमेंट इसमें इस्तेमाल किया गया, जिसमें चौसर जो होता है वो अप्रैल को स्प्रिंग ऑफ न्यू लाइफ से साथ कंसिडर करता है, जबकि टी.एस. एलियट इसी की पैरोडी करता है चौसर की लाइंस की, और वो उस लाइन की डिपिक्शन करता है ऐसी लैंड मॉडर्न टाइम पीरियड को जहाँ पे जो वेस्ट लैंड है, जहाँ पे जो लोग मॉडर्न मैन है उसका डायलेमा और उनकी न्यूरोटिक सिचुएशंस को, और ऐसी लैंड है, बर्न लैंड है, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर डूइंग अ लस्टफुल थिंग बट एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी मीनिंगफुल। और मीनिंगफुल लगने की मीनिंगफुल लग तो रही होती है उनको उस टाइम में, लेकिन उनका जो टेस्ट और वो जो गेट कर रहे होते हैं इट्स ऑल मीनिंगलेस। उनके लिए रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस इज़ मीनिंगलेस, उनके लिए जो लव है मीनिंगलेस। हर चीज़ जो है वो ऐसी लैंड को डिपिक्ट करवा रही है जो कि ऐसा मॉडर्न टाइम पीरियड को पोर्ट्रेट करे, मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम्स को। सो दिस इज लिटिल बिट आइडिया अबाउट द न्यू क्रिटिक्स के किस तरीके से वो थीम को, डायलॉग्स को देखते हैं आपस में। जैसे अगर टू द लाइट हाउस में जैसे जेम्स रामसे था अपने फादर के बारे में बात करता है, तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस आप उसमें देख सकते हैं कि डायलॉग्स में किस तरह वो अपने, जब उसके फादर उसे लाइट हाउस में जाने से मना कर देते हैं तो उसकी मदर से उसे ना थोड़ा सा हौसला देती हैं कि नहीं हम जाएंगे। तो बेसिकली ट्राई टू क्रिएट द गुड रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड द सन। तो डायलॉग्स के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। फिर जेम्स राम से खुद ही जो है इंडिविजुअली तौर पर अपने माइंड के अंदर एज्यूम कर रहा होता है कि उसकी जो माँ है वो 10,000 टाइम बेटर देन जो है हिज फादर। तो ये सारी चीज़ें इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, पॉइंट ऑफ व्यू को भी, और इस तरह फोरशैडोइंग जो टेक्निक होती है उसको भी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन में हेल्प आउट करती हैं, और इनको आप क्या करना है, आपने एक्सपोज कर देना है ये जो टेक्स्ट की ड्रामेटिक सिचुएशन है उसको। आपने इस पूरी सेटिंग, डायलॉग, थीम, टोन और नरेशंस, पैरोडी, पॉइंट ऑफ व्यू सबको ओपन करके तब यू वुड बी एबल टू इंटरप्रेट द लिटरेरी टेक्स्ट। और फिर इनको आपने इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ द पॉइंट्स को देखना है, टेंशन्स को देखना है, पोइटिक एलिमेंट्स को देखना है, इमेजरी, इंटेंशनल लैंग्वेज को, एलिट्रेशन, आइसोनेन, कॉनोटेटिव, हिंडर्ड मीनिंग, और इसी तरीके से सारी चीज़ों को चेक करना है। एम्बिग्विटीज़ जो मल्टीपल मीनिंग्स हैं किसी वर्ड या सेंटेंसेस के, उसको पैराडॉक्सिक कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हैं जो पोम में एग्जिस्ट करते हैं, हर एंगल पे आपने जाके उस टेक्स्ट को देखना है विदाउट एनी इफेक्टिव एंड इंटेंशन फैलिसीज। इसी तरह आपने टेंशन और रेजोल्यूशन ऑफ पोम को भी चेक करना है, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ टी.एस. एलियट कहता है कि जो पोम होती है कोई भी, वो बेसिकली एक ऑर्गेनिक यूनिटी की हैसियत रखती है जिसमें मुख्तलिफ जो टेंशन्स जो होते हैं ना, रिजॉल्व स्ट्रेस जिसमें साउंड, रिदम वगैरह होते हैं वो, और स्ट्रेस सेलिबल्स का एक कम्बिनेशन होता है, और साथ हार्मोनाइज टेंशन्स जो होती हैं, पोएटिक एलिमेंट, इन सबको मिलाकर बनाई जाती है। क्योंकि उसके नज़दीक जो टी.एस. एलियट जो था उसके नज़दीक जो पोइट्री थी बेसिकली इट्स अ सोर्स ऑफ नॉलेज होती है, तो इसका एक अपना मैसेज होता है। इसी तरह आप यूनिफाइंग करते हैं होल ऑफ द पोम को। न्यू क्रिटिक्स बिलीव दैट पोम हैज़ ओनली द वन मीनिंग विच कैन बी रिलीव थ्रू द टेक्सचुअल डिवाइसेस। आप इसको सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल डिवाइसेस के ज़रिए ही इसके मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, आई.ए. रिचर्ड के कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्लोज रीडिंग एनालिसिस के ही थ्रू। और आपने क्या करना है, न्यू क्रिटिक्स सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं टेक्स्ट एंड द टेक्स्ट ओनली अप्रोच को, कि एनालाइज द टेक्स्ट ओनली। अब यहाँ पे न्यू क्रिटिसिज्म के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगी न्यू क्रिटिसिज्म में और रशियन फॉर्मलिज्म में। अब जो न्यू क्रिटिसिज्म था वो ऐसी अप्रोच थी वो जो सारी की सारी हमें ये बताती है किस तरीके से हमने लिटरेरी टेक्स्ट को एनालिसिस करना है और उसको हमने इंटरप्रिटेशन देनी है। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आई.आर. रिचर्ड्स के मुताबिक। और इसी तरह जो हमेशा हम फोकस करते हैं प्रैक्टिस ऑफ क्लोज रीडिंग। आई.ए. रिचर्ड कहता है कि एक
क्लोज रीडिंग हमने करनी है और सिर्फ उसे टेक्स्ट के थ्रू पोम का मीनिंग को डिफाइन करना है। और इसमें और जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो फॉर्म और कंटेंट दोनों को ही अहम समझते हैं कि आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। पोम जो है फॉर्म और कंटेंट दोनों से मिलकर बनी है, लेकिन रशियन जो फॉर्मुलिज्म है उसमें वो कहता है फॉर्म इज सुपीरियर देन द कंटेंट। ठीक है, वो उसको लिंक नहीं करता उसके साथ। और जो रशियन फॉर्मुलिज्म है वो बेसिकली एक थ्योरेटिकल अप्रोच है जिसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस के बारे में तो आपको गाइड करते हैं, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल आपको मेथड नहीं बताते कि किस तरीके से आपने लिटरेरी टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन करनी है। और वो फोकस करते हैं जनरल नेचर ऑफ लिटरेचर एंड लिटरेरी डिवाइसेस। ऑल्दो कि उन्होंने हेमनॉटिक के नेम से एक साइंटिफिक मेथड भी अडॉप्ट किया जिसमें उन्होंने जो है ऑथर की इंटेंशन को इनसिग्निफिकेंट करार दिया, कंटेंट को भी इनसिग्निफिकेंट करार दिया और फोकस किस पे किया, फॉर्म पे फोकस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. In case of any question you can write in the comment box and press the bell icon so you can receive my new uploaded videos. Thank you very much.